एक बार जरा एजेस निफ्टी को देखते हैं, करीब 32 अंकों पर कारोबार कर रहा है इस वक्त। 8267 की ट्रैजेक्टरी यहाँ पर है। और कुछ ट्रेड्स अगर ऐसे एग्रेसिव ट्रेड जरा खोजने की कोशिश करते हैं, आप एक और स्टॉक देखिए, कल वो था गुजरात गैस। जरा इस पर नज़र रख के चलिएगा। गुजरात गैस कल 537.90 पे क्लोज हुआ। प्रदीप, जरा मैं एक बार इसके वीकली चार्ट्स को देख रहा था और डेली चार्ट्स को भी देख रहा था। आई थिंक अब देखिए कितना बेहतरीन बेस इसने 490 से लेकर 520 की जोन में बनाया, और ये ऑलमोस्ट मार्च 2016 से जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, ये उसके हाइस को एक अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं क्रॉस करूं किसी तरीके से। और अमूमन देखा है प्रदीप हमने, मिड कैप में कोई बड़ा एक बड़ा स्टॉक निकलता है या कोई छोटा भी स्टॉक निकलता है, ठीक ऐसी पैटर्न होती है, सडनली आपको चौंकाती है और स्टॉक 30, 35, 40 रुपए एक दिन में चल जाता है। गुजरात गैस पे आपको लग रहा है प्रदीप, जिस प्रकार की कल और परसों की कैंडल है उसको देखने के बाद कोई मोमेंटम बन रहा है, कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज इसे एक्यूमुलेट कर रही हैं? देखिए, स्टॉक तो मोमेंटम वाला है और जब चलता है और बहुत अच्छी चाल पकड़ता है तो एक एक दिन में 10-10, 12-12% का मूवमेंट मिलता है। अभी ये जरूर बोल सकते हैं कि 8-10 दिन पहले से जो सेटअप बना हुआ है वो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो रेगुलर इस स्टॉक ने एक हायर हाई और हायर बॉटम बनाते ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन बात वही है वीरेंद्र कि अगर आप आज के लिए भी इसमें खेलना चाहते हो इस सेटअप को देखते हुए, तो कहीं भी ये लग रहा है कि 555, 560 यहाँ पे ये स्टॉक एक बार हो सकता है रुक जाए, और अगर नहीं रुकेगा तो फिर वही बात है कि इस स्टॉक में आपको 8 से 10% का एक बहुत फास्ट स्विंग मिल सकता है। तो उस लेवल पे जरूर नज़र रखनी चाहिए, और डेली सेटअप को देखते हुए आज भी लग रहा है कि ये एक हायर टॉप तो जरूर बनाएगा। जी, इसके अलावा उज्जीवन फाइनेंशियल, यहाँ पर कल हमने एक स्टीप करेक्शन देखी थी और जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ एंकर इन्वेस्टर्स के ने शेयर कल बेचे हैं और 1 महीने का लॉक इन खत्म होने के बाद ये शेयर्स बेचे गए हैं। एक अलर्ट इस पर यह है कि कंपनी ने अप्रैल में आईपीओ से पहले 256 करोड़ जो एंकर इन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाए थे, उसी के तहत ये मुनाफा वसूली कहें या फिर जो डाउन साइड था वो स्टॉक में देखा गया था, 40 रुपीज़ के आसपास की कमजोरी। कोल इंडिया पर भी नजर रखकर चलिए। सोर्सेज के थ्रू खबर है कि कोल इंडिया में सब्सिडरी कंपनियां 25% तक शेयर बायबैक कर सकती हैं। 5 सब्सिडरी कंपनियां कोल इंडिया में अपने शेयर बायबैक करेंगी और सेंट्रल, महानंदी, नदन, साउथ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोलफील्ड्स 10% से ज्यादा हिस्सा खरीद सकती हैं। और बायबैक से कोल इंडिया को करीब करीब 5,000 करोड़ की रकम मिलेगी और रकम का इस्तेमाल जो है वो अपने शेयर बायबैक पर होगा। कंपनी की फिलहाल 8 सब्सिडरी कंपनियों में 100% तक की हिस्सेदारी है। तो कोल इंडिया लगातार खबरों में बना हुआ है, बीते कुछ सेशंस में 300 के लेवल को इसने पार किया भी है और उसके ऊपर एक सस्टेन कर भी रहा है। कोल इंडिया और उज्जीवन इन दोनों पर कमेंट्स ले लेते हैं। अविनाश, उज्जीवन पर मैं आप कमेंट्स लेना चाहूंगी। अगर पूरे ही आप माइक्रो फाइनेंस या फिर पूरे ही एनबीएफसी पॉकेट को देखेंगे तो उज्जीवन फाइनेंशियल लिस्टिंग से अब तक कल के अगर फॉल को हटा दें तो 65-70% तक चल चुका है। इक्विटास होल्डिंग 30% तक का मूव दे चुका है। M&M फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, एसकेएस मैक्रो, ये सभी स्टॉक्स जो हैं जोरदार मूव ऑलरेडी दे चुके हैं। एक स्टॉक जो नहीं चला है वो है सुंदरम फाइनेंस का, जहां पर कल हमने थोड़ी बहुत खरीदारी देखी थी। तो एग्जैक्टली अभी प्लेसमेंट इन स्टॉक्स को लेकर होनी क्या चाहिए? क्या अभी भी ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने के लिए सक्षम है ये सभी कंपनियां, या फिर रीसेंट मूव के बाद आप थोड़े से डिप का वेट करेंगे एंट्री लेने के लिए? और सुंदरम फाइनेंस इस पूरे स्पेस से एक स्टॉक है जो अब तक चला नहीं है, जिसने कोई खास रिटर्न भी 1 साल में डिलीवर नहीं किए हैं, उस पर राय क्या रहेगी आपकी? आई थिंक अगर हम एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस के स्पेस को देखें दीपाली, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही स्पेस में बहुत ज़ोरदार ग्रोथ FY17 में भी देखने को मिलेगा। रही बात उज्जीवन की और इक्विटास की, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत बिकवाली पॉसिबल है क्योंकि शेयर शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी तरह से चला है। लेकिन अगर हम ग्रोथ मोमेंटम देखें तो उज्जीवन में अभी भी कम से कम 15-16% अपसाइड के लिए जगह बाकी है। अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बट इस स्पेस में मुझे जो लग रहा है जो सबसे रिस्क रिवॉर्ड वाला जो अच्छा शेयर रहेगा वो M&M फाइनेंस रहेगा। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा चलना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली रूरल फोकस भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नज़र रखें। ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस शुड डू वेल इन FY17। अविनाश, एक बात और आपसे पूछूंगा, और आई थिंक फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को इस स्टॉक से ये उम्मीद नहीं थी और शायद पूरे बाजार को नहीं थी, और मैं बात कर रहा हूँ अब डाबर की। 303.25 अपने ट्रेडिंग करियर से, इसका जो कल का हाई था याद रखिए था, वो था 311 रुपये 90 पैसे। इसका जो ट्रेडिंग करियर का हाई है वो है 316 रुपये। एक ऐसे हालात में जब शायद हम FMCG को और सबसे डिफिकल्ट फेज में मान रहे हैं, इस स्टॉक ने पोस्ट Q4 नंबर्स क्या ड्रीम रन दिया है। आई थिंक इसके करियर के ड्रीम रन्स में से अगर आप देखेंगे शामिल है 310 के प्राइस पे, बट ये स्टॉक 250 से 310 हुआ है अविनाश। दैट मीन्स 60%, यानी मोर देन अगर आप देखें करीब करीब 20% ये स्टॉक चल चुका है। दैट्स इनफ फॉर द मोमेंट। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें या फिर नहीं, अभी
पारी खेलनी बाकी है इसमें। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, यहाँ पे पारी खेलने अभी भी बाकी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का स्केयर डाबर को पतंजलि के कंपटीशन से देखने को मिला था। शुरुआती दौर में डाबर एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे अंदाज़ा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, और आगे अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो मुझे लग रहा है कि इनका जो रूरल फोकस है वो डेफिनेटली और भी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि डाबर इज़ वेल पोजिशन। बैंकिंग स्टॉक से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। आरबीआई बैड लोन के नियमों को आसान कर सकता है और बैंकों को बॉर्डर लाइन केसेस को स्टैंडर्ड लोन बनाने की मंजूरी मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इसलिए नजर रखी क्योंकि बैड लोन पोर्टफोलियो को अलग कंपनी बनाने पर बैंक विचार कर रहा है। कई सोवरेन फंड्स, पीई, प्राइवेट इक्विटीज ने नई कंपनी में हिस्सा खरीद की इच्छा जताई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी खबरों में रहेगा आज के सेशन में। प्रदीप, बैंकिंग में आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई, लेकिन दो और स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए, इंट्राडे के अंदर आज के लिए फिर वही थोड़ी सी रिस्क तो रही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं दो सेक्टर से अलग अलग चुनना चाहूँगा, जिसमें पहला बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, दूसरा कर्नाटका बैंक रहेगा। कल इतने ऊंचे भाव में आकर के भी इसमें जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और 135 रुपये के बहुत अच्छे रेसिस्टेंस को इस स्टॉक ने कल तोड़ा है, तो मेरे को लगता है यहाँ से अभी भी इसमें 142 144 तक जाने की क्षमता बनी हुई है। तो इन दो को आज मैं इंट्राडे के लिए खेलना चाहूँगा। वाकई अगर आप देखें ये दो स्टॉक्स के जो कि रखे जा सकते हैं। कुछ देर में ऑप्शन रणनीति पे विचार भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रदीप बहुत संक्षेप में एक बार आउटलुक अपना बायोकॉन पे भी दे दीजिएगा। बायोकॉन सबसे हॉट स्टॉक था कल का, डेरिवेटिव्स में खबर का असर पूरा दिखाई दिया। अभी बायोकॉन पे क्या करेंगे आप? देखिए, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है वीरेंद्र। जिस तरीके से स्टॉक 480 और 500 के बाद निकला है, आप अगर इसका डेली चार्ट देखो, एक या दो दिन की रेस्ट के बाद, मैं ये नहीं बोलूँगा थकावट के बाद, रेस्ट के बाद ये स्टॉक उतने ही जोर के मोमेंटम से फिर ऊपर आ रहा है और अभी तक तो थकावट के कोई भी निशानी नहीं है। किसी में अगर हिम्मत है तो यहाँ पर भी एक बाई जरूर बनता है। जी, कुछ और स्टॉक्स जो डेरिवेटिव्स में काफी एक्टिव थे, उनमें एचडीआईएल का एक शेयर था, ये भी 3-3.5% की बढ़त लेकर कल के सेशन में क्लोज हुआ। बैंकिंग में छोटे बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती कल के सेशन में रिफ्लेक्ट हो रही थी। कर्नाटका बैंक, जिसका भी जिक्र भी किया प्रदीप जी ने, 7.5% गेंस लेकर क्लोज हुआ कल के सत्र में। लेकिन आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है ये जान लेते हैं, यानी दो स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप बेट कर सकते हैं। बताइए वीरेंद्र, कौन से दो शेयर्स हैं? जी, अगर आप देखें आज दो ऑप्शन रणनीतियां हैं और इसमें अगर आप देखें पहली है इंडिया सीमेंट्स इन द मिड कैप सीमेंट स्पेस। हम बात भी कर रहे थे, अगर आप देखें आज जो पहला सेक्टर जो हमने छोड़ा था इंडिया सीमेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आप देखें ये क्वार्टरली चार्ट्स, इसको देख के फीलिंग क्या आ रही है आपको कि ये अपने क्वार्टरली हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें करना क्या, देखिए थोड़ा सा कॉशियस होके, थोड़ा सा अगर आप देखें अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके हमें यहाँ पे तेज़ी खेलनी है ऑप्शंस के जरिए। वक्त हमारे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर 100 रुपये की कॉल 2 रुपये 65 पैसे के आसपास आपको मिल जाएगी विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 6 रुपये और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1 रुपये का रखना है। तो रिस्क ना के बराबर और प्रॉफिट पोटेंशियल से अगर आप देखें, देखिए इस सेगमेंट में जो मैं आपको रणनीति बताता हूँ ना, ये डिफरेंट हाउसेज से आती हैं, ब्रोकिंग हाउसेज से, जो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक हो जाए। मान लीजिए 3 का टारगेट, अगर आप 3 के रेंज में आपको खरीदना था, 6 का टारगेट हिट हो गया। अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स यहाँ से भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये चल सकता है, तो अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेड करिए। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। क्या बेहतरीन चालती है। देखिए टाटा मोटर्स के चार्ट में एक और बात है, वो ये देखिएगा, इनफैक्ट एक गैप जो आया था नंबर्स के बाद, उस गैप को अभी भी होल्ड कर रहा है ये। तो गैप को हमें काफ़ी रिस्पेक्ट देनी है किसी भी प्रकार के लॉन्ग ट्रेड के लिए, कि कहीं वो गैप भरना ना आ जाए, नीचे ना आ जाए दोबारा। खैर, अभी मैं गैप की बात छोड़ता हूँ। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये गैप जो क्रिएट हुआ था, उसके बाद जो ट्रेडिंग जोन है इतना सा, उसके ऊपर ही ये जाएगा। 470 की कॉल हमें खरीदनी है, लगभग 13 रुपये 80 पैसे, 14.25 रुपये के आसपास ये आपको कॉल मिल जाएगी। और 22 रुपये का लक्ष्य है और 8 रुपये का स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा रिस्की तो हो ही गया टाटा मोटर्स, लेकिन चार्ट बेहतरीन है। और आई थिंक जो कल की प्राइस परफॉर्मेंसेस को देख के लगता है कि ये अपने हायर जोन्स को सस्टेन कर जाएगा या फिर उसे भी क्रॉस कर जाएगा। प्रदीप, आपको क्या लगता है? मान लीजिए मैं ऑप्शन ट्रेड आपके स्क्रीन से हटा दूँ, अगर मुझे सिर्फ कैश में ट्रेड करना हो, फ्यूचर में ट्रेड करना हो, आप कैसे प्ले करेंगे इस स्टॉक, और प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? पिछले 2-3 दिन का मूवमेंट देख करके तो लगता है कि वीरेंद्र थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। इस स्टॉक को वापस या तो 462 463 की एरिया को क्रॉस करने के लिए समय देना चाहिए, और या थोड़ा सा डिप हमको मिलता है
तो 445, 446 ये दो एरिया होगी जहाँ पे अगर आपको मोमेंटम करना है तो कर सकते हैं। बाकी बात ठीक है, ये रिजल्ट के बाद से एक एरिया के अंदर फंस गया है और 50 रुपये को तोड़ नहीं पा रहा है। अगर आप थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो 445, 446 के स्टॉप लॉस पे आप इसको ले भी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा। जी, नताशा शंकर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नताशा, गुड मॉर्निंग। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, आरबीआई पॉलिसी है। हालांकि सोच यही है ज़्यादातर बैंकर्स की कि ब्याज दरों से कोई छेड़छाड़ आज के दिन नहीं होगी, लेकिन स्टेटमेंट्स या फिर कमेंट्री मिस्टर गवर्नर की ओर से क्या आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लाइमलाइट में रहेगा पूरा ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस, लेकिन प्रिसाइसली बैंकों को लेकर अभी आपकी राय क्या है? कल वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक भी की और कई सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई और आखिर में जो वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट्स दिए भी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे आते हुए कई और वो कदम उठाएंगे बैंकों को और मजबूत लाने के लिए। लेकिन एक जो सबसे कंसर्निंग कल फैक्ट सामने आया वो ये कि जो छोटे लोन अमाउंट जो 2 लाख से कम के लोन अमाउंट में उसमें डिफॉल्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कुछ बैंकों के 57%, मोर देन 50% तक के एनपीए छोटे लोन अमाउंट को लेकर थे। यानी अभी भी जो बैड लोन्स के कंसर्न्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं पूरे स्पेस के साथ। तो अभी निवेश के नजरिए से क्योंकि ये स्टॉक्स इतना करेक्ट हो चुके हैं, अभी कंफर्ट आपको आना शुरू हुआ है या फिर थोड़ा और समय आप ठहरेंगे निवेश के लिए? इनको दो तरह से देखा जा सकता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए तो उनमें सुधार आने के काफ़ी चांसेस हैं। जितने स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है उनमें सुधार लाने के लिए, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसकी वजह से जो अंडरलाइंग सेक्टर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, जिसकी वजह से इनकी लोन क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं और इस समय उस हिसाब से वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जितना ये बैड लोन का प्रेशर है वो रहेगा और उसकी वजह से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अंडर प्रेशर ही रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्रेफरेबल यही रहेगा कि प्राइवेट बैंक्स को देखा जाए पीएसयू बैंक्स की बजाय।